नवंबर का दूसरा हफ्ता था। बरवारी गांव का नाम तो लोगों ने सुना था, पर कोई वहां जाना नहीं चाहता था। गांव चारों ओर से बर्फ से भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ था। साल में 6 महीने ठंड रहती थी, पर इस बार कुछ अलग था। पहली ही रात में आसमान ऐसे गरजा जैसे किसी ने बादलों में लोहे की चादर बजा दी हो। फिर अचानक बर्फ गिरना शुरू हुई, धीमी नहीं बल्कि तूफान की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों की चोटी टूटकर नीचे गिर रही हो। सुबह जब लोग बाहर निकले तो पूरा गांव सफेद कब्रिस्तान जैसा दिख रहा था। झोपड़ियां आधी दब चुकी थीं। रास्ते बर्फ में ऐसे गुम थे जैसे कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। जग्गा, गांव का सबसे गरीब किसान था। वो अपनी पत्नी राधा और अपनी बेटी पीहू के साथ रहता था। वो अपनी फटी कमीज ओढ़कर बाहर निकला तो देखा कि बाहर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। ठंडी हवाएं उसके कान चबा रही थी, मगर वह अपनी बेटी पीहू की खांसी सुनकर अंदर वापस भागा। राधा, पीहू के पास चादर ठीक से डाल दो, नहीं तो पीहू को ठंड लग जाएगी। अभी डालती हूँ जी, पर ये ठंड चादर से थोड़ी ना जाएगी। पीहू का शरीर ठंडा हो चुका था। जग्गा ने चूल्हे की तरफ देखा। वहाँ बस पिछली रात की ठंडी राख पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने आग को मारकर दफना दिया हो। उसने लंबी सांस ली और अपनी पत्नी राधा से कहा, राधा, आज जिस तरह से ठंड पड़ रही है, आज की रात किसी की भी आखिरी हो सकती है। पता नहीं क्या होगा। अब इस बरवारी गांव का ये ठंड तो अपनी चरण सीमा पर है। भगवान जाने अब क्या होगा हम गरीब मजदूरों का। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हम कैसे रहेंगे इतनी ठंड में। बरवारी गांव में चौथा दिन था जब किसी के घर धुआं नहीं उठा था। बूढ़े सतबीर दादा लकड़ी खोजने निकले और घर लौटते लौटते जमीन पर गिर पड़े। गांव के कुछ लोग उन्हें उठाकर घर ले गए, लेकिन ठंड ने उनकी सांसें कमजोर कर दी थीं। गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा हुए। गांव के हर आदमी के चेहरे पर ठंड का खौफ था। गांव की औरतें आपस में फुसफुसाती हैं। अरे सुमन जी, इस बार की बर्फ तो पिछले 10 सालों की भरपाई कर रही है। अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ कविता बहन, अगर लकड़ी खत्म हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? गांव के मुखिया ने गांव वालों से कहा, सुनो सब, अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाली रात बहुत भारी पड़ेगा इस बरवारी गांव के लिए। इसलिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे हम इस बरवारी गांव को बचा सकेंगे। फिर जिसके बाद सारे गांव वाले अपने अपने घर चले गए। जग्गा ने घर लौटते हुए अपनी पत्नी राधा से कहा, राधा, हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बरवारी गांव नक्शे से मिट जाएगा। पर हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। हम तो केवल एक मामूली से किसान हैं। अब तो हमें सिर्फ भोलेनाथ का ही भरोसा है। वो ही जाने कि क्या होगा अब इस बरवारी गांव का। अगली सुबह बरवारी गांव का एक लकड़ी का पुराना पुल था जो उन्हें नीचे की दुनिया से जोड़ता था। वहीं से दवा, अनाज और लकड़ी आती थी। जग्गा ने जब सुना कि गांव का लकड़ी का पुल टूट गया है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुल बर्फ के बोझ से टूट चुका था। लकड़ियां नदी के बहाव में दूर दूर तक तैर रही थीं। अब गांव दुनिया से पूरी तरह कट चुका था। ना मदद पहुंच सकती थी, ना ही कोई गांव वाला गांव से बाहर निकल सकता था। अरे भाग्यवान, तुमने कुछ सुना? हमारे गांव का जो पुराना लकड़ी का पुल था वह टूट गया है। अरे वही पुल जहां से इस गांव में अनाज, दवा और भी सामान आते थे। अब हमें किसी का भी सहारा नहीं है। न जाने क्या होगा। अब इस गांव का ऊपर से यह ठंड भी इतनी अधिक बढ़ती जा रही है। लकड़ी के बिना कैसे रहेंगे हम लोग इतनी ठंड में? हे भगवान, आप हमें ये कैसा दिन दिखा रहे हैं। सुनिए, अब इस घर में बस इतने ही राशन बचे हैं। अब तो इतने में ही काम चलाना पड़ेगा। अब तो इतनी ही लकड़ियां भी बची हैं। आने वाला कल कैसे बीतेगा? अम्मा, हम इतने में ही क्यों खा रहे हैं? इतने में ही थोड़ी ना पेट भरेगा हम लोगों का। जग्गा ने अपनी बेटी पीहू की मासूम चेहरे को देखा और बोला, क्योंकि पुरानी चीजें खत्म हो गईं, पीहू बेटा, और नई चीजें आने का रास्ता भी अब बंद हो गया है। राधा ने चूल्हे में पत्थर जैसा जमी हुई लकड़ी डालने की कोशिश की, पर वह जलने के बजाय धुआं करने लगी। पीहू अपने बापू जग्गा से बोली, बापू, हमारे घर में अंधेरा क्यों है? हमारे घर में उजाला क्यों नहीं है? जग्गा ने तेज आवाज में पीहू से बोला, क्योंकि इस ठंड ने सूरज को भी कैद कर लिया है, इसलिए हमारे घर में अंधेरा है। चौपाल पर सारे गांव वाले इकट्ठा हुए। सबका चेहरा पीला और आंखें डरी हुई थी। तभी गांव की बुजुर्ग कन्हैया काका बोले, हमने ऐसी ठंड हमारे जमाने में भी नहीं देखी थी। गांव के कुछ लोग बीमार हो गए हैं, लकड़ियां खत्म हो गई हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग कैसे रहेंगे? गांव के मुखिया का चेहरा उतर गया। अगर लकड़ी नहीं मिली
तो आज की रात कई चूल्हों की आखिरी रात होगी। चारों तरफ एक ऐसा सन्नाटा था जिसमें लोगों की दबी हुई रुलाई सुनाई देती थी। जग्गा अचानक से जोर से बोला, मैं काला जंगल जाऊंगा। सब लोग उसे घूरने लगे। काला जंगल, वह जंगल जहाँ कई लोग गए और वापस न लौटे, जहाँ बर्फ ऐसे गिरती थी कि हवा में चाकू चलने जैसा दर्द होता था, जहाँ भेड़िए रात में घूमते थे। राधा रो पड़ी और बोली, मत जाओ जी, काला जंगल। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और पीहू का क्या होगा? जग्गा अपनी पत्नी राधा से बोला, अगर मैं नहीं गया तो यहाँ भी कौन बचेगा? राधा, मैं कोशिश करूंगा। अगर किस्मत ने साथ दिया तो वापस आ जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, भगवान ने चाहा तो मैं लौटकर जरूर आऊंगा। मुझे अपने कर्म और अपने भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है। वो कभी भी मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे। और तुम अपना और पीहू का ख्याल रखना। पीहू ने जग्गा को बड़े मासूमियत से देखा और बोला, बापू जल्दी आ जाना, मैं अम्मा आपका इंतजार करेंगे। सुबह होते ही हवा में बर्फ के कण तीरों की तरह उड़ रहे थे। जग्गा ने मोटा फटा साल से अपना शरीर ढक लिया था, फिर काला जंगल की ओर बढ़ चला। रास्ते में उसके पैर इतने अंदर धंसते कि उसे लगता वह खुद भी बर्फ का हिस्सा बन जाएगा। हर कदम पर ठंडी हवा उसकी हड्डियां काटती थी। जग्गा खुद से बुदबुदाया, मेरे रुकने से गांव मरेगा, इसलिए रुकूंगा नहीं, मैं आगे जाऊंगा। जग्गा जैसे ही पहाड़ी मोड़ पर पहुंचा, नीचे की बर्फ खिसककर फिसलन बन चुकी थी। वह पैर संभालता, फिर फिसल जाता। एक बार तो वह सीधे खाई की ओर बह गया। उसने जैसे तैसे करके अपनी जान बचाई। जग्गा के हाथ सुन्न पड़ चुके थे, हथेलियों में खून जम जा रहा था, पर उसने खुद को खींचा और आगे बढ़ गया। जंगल के बीच पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। आसमान में सूरज नहीं, बस धुंध की मोटी चादर। दूर कहीं से भेड़ियों की लंबी डरावनी आवाज सुनाई दी। जग्गा का दिल धड़कने लगा। उसने सांस रोकी और पेड़ के पीछे छिप गया, पर भेड़िए दूसरी दिशा में जा रहे थे। उसने राहत की सांस ली। अगर गांव का ख्याल न होता तो मैं इस रास्ते आने की सोच भी नहीं सकता था। बाप रे, इतना डरावना जगह मैंने अपने पूरे जीवन में भी नहीं देखा था। जंगल के भीतर आग की तलाश। काला जंगल में ढेरों गिरे हुए पेड़ थे, लेकिन उन पर मोटी बर्फ जमी थी। लेकिन उस काला जंगल में जलने लायक सूखी लकड़ी ढूंढना बहुत मुश्किल था। जग्गा ने बर्फ साफ की, पेड़ों की मोटी छालों को तोड़ा, कुल्हाड़ी से जमी हुई शाखाएं काटी। ठंड से उसकी उंगलियां नीली पड़ चुकी थीं, लेकिन वह रुका नहीं। धीरे धीरे उसने लकड़ियों का बड़ा ढेर जमा कर लिया। उसने ढेर को रस्सी से बांधा और कहा, ये लकड़ियों का ढेर नहीं है, ये बरवारी गांव के लोगों की सांसें हैं। जान देकर भी लौटना होगा। वापसी में आकाश और भी भयंकर हो चुका था। बर्फीला तूफान अचानक लौट आया। जग्गा लकड़ियों का बोझ सर पर रखा हवा के विपरीत दिशा में धक्के खा रहा था। कभी गिरता, कभी चोट खाता, लेकिन हर बार उठ जाता। उसकी आंखें जलन से लाल हो चुकी थीं, सांसें जमने लगी थीं। उसे घर की आहट चाहिए थी, पीहू की आवाज, राधा का चेहरा, ये ही उसका ईंधन था। बरवारी गांव में सब लोग चौपाल पर बैठे इंतजार कर रहे थे। पीहू आग को देखकर रो रही थी। बापू कहाँ हैं आप? जल्दी आ जाओ ना, हमारी आग खत्म हो रही है। राधा ने अपनी बेटी पीहू से कहा, पीहू बेटा, अगर तेरे बापू लौट आए ना तो ये बरवारी गांव फिर कभी ठंड से नहीं हारेगा। पूरे गांव ने एक साथ आसमान की ओर देखा और भगवान से दुआ मांगी। अचानक दूर से एक आकृति दिखी, सफेद सूरत, सर पर लकड़ी का ढेर, हवा के खिलाफ जूझता हुआ एक इंसान। बच्चों ने चीख कर कहा, कोई आ रहा है। बुजुर्ग बोले, अरे वो तो जग्गा है। जग्गा लड़खड़ाता हुआ गांव में घुसा। उसके कपड़े बर्फ से सख्त हो चुके थे, हथेलियां में खून जम चुका था, लेकिन सर पर 3 गुना ज्यादा लकड़ी थी जितनी वह लाने गया था। राधा की आंखें भर आईं और वह बोली, आप आ गए जी, मुझे लगा था कि आप नहीं आएंगे। वह तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत घर लौट आए काला जंगल से। गांव में पहली आग का पुनर्जन्म हुआ। जग्गा ने लकड़ी जमीन पर रखी। लोगों ने देखते ही चिल्लाया, जलाओ, जल्दी जलाओ। सूखी लकड़ी की आग। जग्गा ने आग जलाई। पहले एक छोटा सा अंगारा भड़क उठा, फिर वह अंगारा लपट बना और लपट आग बन गई। फिर सभी गांव वाले अपने हाथ पैर बड़े आराम से सेकने लगे। गांव वालों के चेहरे आग की लाल रोशनी से चमकने लगे। उनकी आंखों में पहली बार डर की जगह उम्मीद थी। गांव वाले जग्गा की जय जयकार लगाने लगे। गांव के बुजुर्ग उसकी ओर बढ़े। बेटा, तूने तो हमारे बच्चों को मौत के मुंह से छीन लाया। एक बूढ़ी काकी ने जग्गा को देखकर रोते हुए कहा, इस गांव को
तूने जीना सिखा दिया। जग्गा बेटा, मैं बुढ़िया तुझे आशीर्वाद देती हूँ। जिस तरह तूने इस बरवारी गांव को मरने से बचाया है, उसी तरह तुझे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तू हमेशा खुश रहेगा। गांव के बूढ़े बुजुर्ग जग्गा को आशीर्वाद दिए और महिलाओं ने दुआ दी। जग्गा शर्माते हुए गांव वालों से बोला, मैं तो बस अपने गांव के लिए चला था। हिम्मत ने रास्ता दिखा दिया। भगवान ने मेरा साथ दिया और मैं काला जंगल से लकड़ियां लेकर सही सलामत गांव लौट आया। एक आग से 100 चूल्हे जग्गा की लाई लकड़ियों को गांव वालों ने बराबर बांटा। हर घर, हर चौपाल, हर गली में आग जला। लोग हाथ सेकते, गर्मी पाते और कई दिनों बाद मुस्कुराते दिखे। बच्चों ने बर्फ पर खेलना शुरू कर दिया। औरतों ने गरम सूप बनाया। बुजुर्ग कहानियां सुनाने लगे। एक बार हमारे गांव में भी ऐसा वीर पैदा हुआ था। सब हंसे। जो अभी अभी पैदा हुआ है, जग्गा। नई सुबह की पहली मुस्कान 3 दिन बाद आखिरकार बरवारी गांव में आसमान पर एक पतली सी धूप दिखाई दी। पहाड़ों की बर्फ सोने जैसी चमक रही थी। पीहू दौड़कर आई और जग्गा से बोली, बापू देखो, धूप आई है। जग्गा ने हंसकर पीहू से बोला, धूप वहीं आती है बेटा जहां लोग हार नहीं मानते। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। अब ये गांव बर्फ से डरने वाला गांव नहीं है। किस्मत भी पिघलने लगी। अब गांव में खाना, आग और उम्मीद सब थी। गांव वालों ने मिलकर जंगल से ढेर सारी लकड़ियां लाई। किसान अपने खेतों की बर्फ साफ करने लगे। राधा अपने पति जग्गा से बोली, आपने अपने जान पर खेलकर इस गांव में केवल आग ही नहीं लाई, आपने तो बरवारी गांव के लोगों की किस्मत बदल दी। आज मुझे आप पर बहुत गर्व हो रहा है। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे आप जैसा ईमानदार पति दिया है। जग्गा ने मुस्कुराकर अपनी पत्नी राधा से बोला, किस्मत तब बदलती है राधा, जब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। और इन गांव वालों ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरा साथ दिया। इसीलिए मैं आज काला जंगल से लकड़ियां लेकर आ गया। चौपाल में गांव के मुखिया ने सभी गांव वालों के सामने कहा, सुनो सभी गांव वालों, आज के बाद इस गांव में हर साल जग्गा दिवस मनाया जाएगा, ताकि हम सभी गांव वासियों को याद रहे कि एक आदमी की हिम्मत ने पूरे गांव वालों की हिम्मत को बनाए रखा और किसी के भी हिम्मत को टूटने नहीं दिया और सभी गांव वालों को जिंदा रखा। सभी गांव के लोगों ने ताली बजाई और जग्गा ये सब चुपचाप देख रहा था। ऐसा मत कहिए आप लोग, मैं अकेला नहीं था। गांव के लोग भी तो मेरे साथ थे। बरवारी गांव में सर्दी अब भी आती थी, बर्फ अब भी गिरती थी, रातें अब भी लंबी होती थीं। लेकिन एक बात बदल चुकी थी, गांव अब डरता नहीं था, क्योंकि एक गरीब आदमी जग्गा ने साबित कर दिया, ठंड इंसान को नहीं हराती है, हार इंसान को हराती है। और जब इंसान हिम्मत दिखाता है तो बर्फ जैसी कड़वी मौत भी उसके सामने पिघल जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, यदि मनुष्य एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं तो हर परिस्थिति से लड़ सकते हैं। जैसे बरवारी गांव के लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया, इसीलिए तो अब बरवारी गांव ठंड से डरने वाला गांव नहीं रहा।